2016 का पेपर है, 23 वेरिएंट है। सही है सर। इसके जनरल कमेंट पढ़ लेते हैं एग्जामिनर के। जनरल कमेंट में कहता है कि कैंडिडेट्स आर सम टाइम अनएबल टू गेन फुल क्रेडिट बिकॉज देयर डिस्क्रिप्शन आर गिवन विद द सफिशिएंट डिटेल and they would benefit from providing more detail. Often answers are made unclear through the omission of the certain keyword in an appropriate use of everyday language। सही, ये उसने पिछली दफा भी तुम लोग को बोल रखा था। सही है, इस पे वो गालियां बार बार दे रहा है कि अपनी जो है ना डेली लाइफ वाले इस्तेमाल नहीं करने वर्ड। सही है ना, गालियां वालियां नहीं लिख देनी है। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू prematurely round value to two significant figure and intermediate stage within the calculation, right? ये इसका भी प्लीज ध्यान रखना। मतलब तुम कैलकुलेशन करो, एक आंसर है, तुमने उसको 2SF के अंदर लिया, फिर दूसरा आंसर है उसको 2SF के अंदर लिया, फिर उन दोनों को मिला के जो फाइनल आंसर बना था उसको भी तुमने 2SF के अंदर लिया, ये गलत है, राइट? ड्यूरिंग द कैलकुलेशन जितने भी हैं उनको वैसे ही छोड़ना है। सही है, एंड फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो 2SF के अंदर होना चाहिए। सही है। Candidates should instead wait until they obtain the final answers before rounding to an appropriate number of SF. Okay. Candidate need to present clearly all of their working in extended mathematical question. Well presented calculation show all the discrete step in the logical order। देखो मुजरे के नंबर देगा तुम्हें। सही है, तुम्हें पूरा पूरा नाच के दिखाना है, तुम्हें पूरा जो है ना एक एक स्टेप करके दिखाना है, राइट? सो वो हर एक स्टेप के भी नंबर वो इंक्लूड कर रहे हैं, राइट? So this will often enable mark to be gained for the working even the mistake has been made with the final answer। Okay, अगर final answer में गलती गलती हो रही है लेकिन तुमने सारे स्टेट वो शो किए हुए स्टेप्स, तो तुम्हें उसका नंबर मिल जाएगा। सही है। Many question at AS level required candidate to perform यूनिट कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल मिलीमीटर टू मीटर स्क्वायर। ये हमने पिछले पेपर में भी किया था, यहाँ पे अगर आएगा तो भी मैं बता दूंगा। और फ्रॉम के ग्राम टू केजी, ग्राम इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, केजी के अंदर करना होगा आपको, राइट? एरर्स ड्यू टू इनकरेक्ट यूनिट कन्वर्जन कैन ऐड अप over the number of different question part and make the significant difference to the final mark of the paper। Okay, so candidates should continually precise conversing practice converting between unit when performing calculation, right? अच्छा जी, आ जाओ। चलो, जरा जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पेंसिल उठाओ, ए पार्ट मुझे कंप्लीट करके दो, क्विक। 2 मिनट के अंदर कॉपी पेंसिल उठाओ, मुझे कंप्लीट करके इसकी पिक्चर भेजनी है तुम्हें जल्दी जल्दी, राइट? चलो। बरीरा ने एनर्जी स्केलर कहा हुआ है, बरीरा डॉक्टर बनेगी। अच्छा, एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम वेक्टर है, सही है, पावर स्केलर है, टाइम स्केलर है और वेट वेक्टर है, राइट? अच्छा, तुम लोग ने क्या कहा हुआ है? टाइम स्केलर वेट वेक्टर कहा हुआ है, टाइम स्केलर सही है, ये सही किया आपने। कासिम भाई ने स्केलर एनर्जी पावर एंड टाइम परफेक्ट, वेक्टर मोमेंटम एंड वेट परफेक्ट, गुड हो गया। एंड बेटा राइटिंग की वजह से बोल रहा हूँ। डिस्टेंस स्केलर, एनर्जी स्केलर, मोमेंटम वेक्टर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मरियम कहती हैं, अबे आगे कहाँ भाग गई हुए? अच्छा ओके, मरियम कहती हैं परफेक्ट, मरियम ने भी सही कहा हुआ है। चलो आगे आ जाओ। अब्दुल्ला, हम ये कर रहे हैं कि आज जो है ना हम आप लोग ने सॉल्व करना है क्वेश्चन और आपने मुझे सॉल्व करके भेजना है, राइट? तो पहला पार्ट हाँ हमने सर निपटा मैं लिया। बोलो। सर वो अभी केबल डिवाइस नहीं सॉल्व करने के लिए और मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। जानू पेपर ले लो ना यार। है क्या हो गया? तुम हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे, खैर तो है भाई? जी सर वो कुछ टेस्ट के लिए। भाई क्या हो गया? मतलब कोई कुछ टेंशन वेंशन है क्या? नहीं सर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, मतलब आपकी तबीयत खराब है किसी और की? सर मेरी। अच्छा, तबीयत को हुआ क्या है? कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब कुछ दिख रहा होगा, फरिश्ते वरिश्ते दिख रहे होंगे, कोई ये जिन्नात दिख रहे होंगे। शयातीन तो शार्ट हैं आजकल। नहीं नहीं सर, बस तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है आजकल, पता नहीं क्यों। अच्छा, दवाइयों पे आए हो? नहीं, अच्छा। एंटीबायोटिक छिड़की हुई ओहो। ओके। खेल कूद चल रहा है, नहीं है। चल रहा? छोड़ा हुआ है? थोड़ा बता। ओहो। अच्छा। चलो। चलो बेहतरीन है यार, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा आपके लिए। तो अच्छा देखो, सीन ये है, हम लोग इस तरह से करें तो ये जितनी आवाम है ये सारी तो इस तरह से करें कि क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रही हैं, सही है?
और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, सही है, तो ये चक्कर है। ओके सर। तुम्हारे पास कैलकुलेटर पड़ा है, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर लो, सही। और उससे से कर लो, और बाकी जितने हैं, वो अगले अगले वाले पार्ट पे आओ जल्दी से। सर हमें मेजरमेंट्स लेके करनी होगी ना, मतलब एंगल भी मेजर करनी है। एंगल दिया हुआ है? नहीं, एंगल तो नहीं दिया हुआ, एंगल कहाँ से लाओगी? नो लाइक अगर हमें डायरेक्शन ढूंढनी हो तो उसके लिए एंगल मेजर करनी होगी ना, स्केच अ वेक्टर मतलब डायग्राम। रिजल्टेंट की। They're not asking to draw the scale diagram, right? बस स्केच अ वेक्टर, ओके। Just the vector diagram and yep. ठीक है। अच्छा, जिसका हो गया प्लीज पिक्चर भेज देना ना। ओहो, मरियम तो बहुत तबाही चल रही है। मरियम, फिर अगर आपने ये कर लिया है तो आप जो है वो फिर ये तो आप अपने पास जो तेज कर रहे हैं ना, जो पेपर तेज कर रहा है, वो फिर अपना अपने पास कोई ये पेपर खोल भी ले और वो आगे आगे करके भेजते रहे, तो मैं उसको भी चेक करता रहूंगा, राइट? अपना टाइम नहीं वेस्ट ओके करो सर। इससे। सही है। ओके। शर्म की बात है भैया, पता नहीं क्या गंदी गंदी चीजें भेजी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे कैसे? सही से बना के भेजो यार। ये वो सही बनाया हुआ है क्या? एरो सही बनाया हुआ है? कोई बंदा वैल्यू लिख देता है, कोई बंदा कुछ आंसर वांसर लिख देता है, कुछ कुछ तो करना होगा ना। अच्छा जी, चलो ओके। सही है। और अब्दुल्ला कासिम, तुम लोगों ने कर लिया है? सर मेरे पास अभी स्केल नहीं पड़ा। अबे स्केल के बगैर हो जाएगा फिर बे। भेजने लगा हूँ। हाँ, टोपी करा दो, तुम शर्म नहीं आ रही कासिम है? रमजान रमजान में। नो अबे ऐसे ही है ब्रो, ऐसे ही बना लेना यार, ऐसे ही बन जाएगा। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, किसने भेजा है? अब्दुल्ला भाई ने भेजा है। ओके, सही है। अच्छा, उसने कहा है कि स्केच अ वेक्टर डायग्राम टू शो द पाथ टेकन बाय द गर्ल, ड्रॉ एंड लेबल हर रिजल्टेंट ओके एज आर। सही है। सो बेसिकली तुम लोग जो बना रहे होगे, वन ड्यू नॉर्थ इन 15 सेकेंड, शी देन रन 18 ड्यू ईस्ट। सही है। सो तुमने कहा कि भाई ड्यू नॉर्थ ऐसे बना दिया तुमने। सही, ड्यू नॉर्थ तुमने ऐसे बना दिया। देन तुमने बच्ची को इस डायरेक्शन में भगाया और ड्यू ईस्ट से आ गया, राइट? वो बड़ा नॉर्थ वाला बड़ा होना चाहिए। अच्छा, और रिजल्टेंट जो है वो तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा फिर। सही है। सो दिस इज 120 मीटर एंड दिस इज 80 मीटर। ओके, और कासिम भाई भेजते हैं। परफेक्ट। सही। अच्छा, रिजल्टेंट में सिर्फ अभी तुमने आर मार्क करना है। सही है। और फिर उसके बाद जो है आगे चलो अगर। सो तुमसे कहते हैं कैलकुलेट फॉर द गर्ल द एवरेज स्पीड। सही है। सो जल्दी से निकाल दो एवरेज स्पीड, क्विक। यस। एंड मरियम आपने कर लिया है, राबिया क्या नाम है भाई, आपने कर लिया है तो भेज दो। ओके। सही है जनाब। फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना होता है? ब्रो हमेशा 2 SF पे होता है, अगर नहीं बोला हुआ होता है तो 2 SF पे होता है, वरना जो है ना बोला हुआ होगा तो फिर उस हिसाब से आपने करना होगा, राइट? ओके सर। परफेक्ट हो गया। अच्छा, Sir, can you show the values one more time? Sorry. प्लीज। The average speed, हाँ right? हाँ। So 120 meters in 15 seconds and 80 in 12. Thank you.
बेसिकली 120 मीटर इन 15 सेकेंड्स, ये नॉर्थ है, सही है। देन ईस्ट पे जो तुम गए हो वो तुम्हारे पास 80 मीटर इन 12 सेकेंड, ऐसा ही था जनाब। हाँ जी, सही आ गया। ओके कासिम, डन। अगला वाला पार्ट भी देख लो प्लीज, ये वाला आखिरी वाला। जिसका हो गया आखिरी वाले पे आ जाओ, फिर मैं दोनों बता दूँ। 7.4, 7.4, ओके भैया कहाँ हो? Sir, I also got 7.4. ओके सही है। सो आप लोग ने ये किया कि स्पीड इज इक्वल टू, या एवरेज स्पीड निकालना था, तो आपने क्या कि भाई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सही हो गया। और तुम लोग ने ये हो गया 200, और ये हो गया 27, और तुम लोग ने इसको कर दिया 7.4। ओके अगला पार्ट हो गया तुम लोग का, मरियम का हो गया, आगे आ जाओ। अच्छा इसका Sir, आंसर कर भी लिया। चेक कर लेते हैं। सो 7.4 आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, चलो। अच्छा मरियम, they are asking you to they're asking the average velocity, right? And you calculated the displacement, getting? तो आपको इसको जी सही करना होगा, कंप्लीट करना होगा, वो चलो ठीक। इनकम्प्लीट। Sir, we can like अगर हम वेक्टर डायग्राम से एवरेज डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल लें और फिर हाँ उसको डिवाइड कर लें टोटल टाइम से, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी ना? है ना, सही हो है गया। ना? क्या हो गया, सही जी। है। ओके। यस कासिम, मैं आपके आपके सोल्यूशन का वेट करूंगा इसमें। जी सर कर। ओके ओके प्लीज। Sir, for finding the angle, can we just like use the वही जो हमने वेक्टर डायग्राम बनाया था ऊपर? You have to use the trigonometry for the angle, you cannot use हाँ a हाँ, protractor मतलब or कि something हम else. 120 और 80 वैल्यूज लेंगे ना एंगल Yes ढूंढने के yes लिए। yes, obviously yes। ओके। Yes guys, done। ओके सो कासिम भाई भेज रहे हैं मुझे। कासिम भाई का एंगल ये आ रहा है 33.7, परफेक्ट आ रहा है। और ओके गुड, सही है। सर डायरेक्शन मैं बस इस डायग्राम से लिख सकती हूँ। सॉरी। जो एंगल होगा वो हाँ तो बस हाँ, डायरेक्ट डायग्राम से ही लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। मतलब समझे नहीं। अगर आपने लाइक टू जो भी स्केल एंगल, डायग्राम लाइक, बनाया हाँ हाँ, तो बस वही आप लिख सकते हो राइट। बट लाइक यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ इट ना, नहीं? और तो बरीजा कहती हैं ओके, सही है। मरियम यू आर डन।
Yeah, I sent it. ओके, अच्छा जी। ओके, सो आप लोग ने क्या किया कि एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने क्या किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, मुझे जो है ना टोटल टाइम, मुझे कासिम का और बरीदा का की वर्किंग थोड़ी सी जो है ना वो लग रही है, मतलब तुम लोग ना थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट काम कर रहे हो, ऑल्दो यू गाइस आर डूइंग करेक्ट, अभी यहाँ तक तो सही करो, क्वेश्चन क्वेश्चन में कोई मसला, आंसर्स में कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर रहे हो, थोड़ा सा ना लिख दो, क्योंकि देखो 3 नंबर दे रहा है, तो 3 नंबर के अंदर थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दो, सही है। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमने जो है ना, वो तुमने फिर यूज़ कर लिया 120 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, राइट, और अंडर रूट कर दिया। यहाँ से जो भी डिस्प्लेसमेंट आई तुम्हारे पास 14.5 करके आ रही थी, राइट। और फिर तुमने कहा कि भाई जो टाइम टेकन था, वो टोटल टाइम टेकन तुमने लिया 14.5 डिवाइडेड बाय 27, ऐसे ही था ना, तो मैंने कोई गलत तो नहीं लिया, मैं तो तुम लोग की वैल्यूज देख के यहाँ पे मैंने छापी है, सही है। सो ये अच्छा, और फिर जो वेलोसिटी मेरे पास आ रही है, वो मेरे पास आ रही है कितनी, सर मेरी 144 आ रही है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा 144.5 है, ओके, सो 144 ले लेते हैं, और ये 27 है, सही है। सही है, सो आपके पास जो है, जो स्पीड आ रही है वो 5.3 आपके पास, आप लोग के पास आ रही है 5.3, और जो एंगल तुम लोग ने कैलकुलेट किया वो तुम लोग ने लिया, ये वाला एंगल तुम लोग ने लेना है, सही है। सो उसके लिए तुम लोग ने लिया कि भाई tan थीटा इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 12, राइट। सो थीटा तुम्हारे पास आ गया 33.5, सही है, सो 34 आ गया, ऐसे ही आया ना, देख लेते हैं। 33.7 सही है, 34 से राउंड ऑफ किया, 3.3, ओके परफेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसकी ना जरा 2 मिनट दे दो, जो इधर उधर लगे हुए हैं, जरा 1 मिनट यहाँ पे आ जाओ, इसकी एग्जाम रिपोर्ट देख लेते हैं, कोई गलती अगर है कि तो निकल आएगी, सही है। मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट इंडिकेट द करेक्ट स्केलर वेक्टर, सही है, सही हो गया। दिस क्वेश्चन वाज जनरली वेल आंसर्ड, सम कैंडिडेट लॉस क्रेडिट। अब सुन लो, जो जो तुम लोग ने अपनी डायग्राम बनाई, अब उसके हिसाब से सुन लेना। दिस क्वेश्चन, जो तुम लोग ने वेक्टर डायग्राम बनाई थी ना नॉर्थ और ईस्ट वाली, दिस क्वेश्चन वाज जनरली वेल आंसर्ड, सम कैंडिडेट लॉस क्रेडिट बिकॉज दे डू नॉट शो एरोज ऑन द डायग्राम, सही है, टू शो द वेक्टर डायरेक्शन, और डिड नॉट लेबल द रिजल्टेंट विद एन एरो एंड अ लेटर आर इज रिक्वायर्ड, राइट। तो अब देखो तुम लोग में से जो है ना, बरीरा ने कोई एरो नहीं मार्क किया हुआ, कोई आर नहीं लिखा हुआ, राइट, और मरियम ने लिखा है, अब्दुल्ला भाई ने भी लिखा है, एंड कासिम 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 ने भी नहीं लिखा है, राइट। अब देखो ऑल दो, और कासिम की डायरेक्शन भी नहीं है, सही है, कासिम समझ रहे हो, कासिम गलती समझ रहे हो, जी सर। सही है कि आपने कोई एरो नहीं बनाया, सही है, सो उस एरो ना बनाने के आपके नंबर कटेंगे, सही है, तो आपका जो वेक्टर होना चाहिए वो शुड बी लाइक दिस, रिजल्ट यहाँ पे आपने लिख देना, ये आर लिख देना है, बस, सही है। तो अब देखो इसके जो है ना, वो फालतू के 2 नंबर तुम्हारे एक नंबर था तुम्हारा, इसके मिल रहे थे, वो कट जाएंगे, सही हो गया, चलो आगे चलते हैं। Okay, some candidate calculate the average speed for each part of the journey and then determine the average of these two values. This method could not give the credit as it is not the total distance divided by total time. Okay, तुम लोग ने ऐसा कोई गलती नहीं किया, सही किया, सही। The majority of the candidate obtain the resultant displacement by a scalar scale diagram or calculation from the right angle triangle and went on complete the derivation of, okay, the significant number of candidates did not understand the difference between the average speed and the average velocity. Average velocity तुम्हें पता होना चाहिए total displacement divided by total time होता है, right, क्लियर हो गया। और अगर तुम इसकी मार्किंग की चेक कर लो, तो एक एक नंबर तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम का मिल रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का मिल रहा है, फिर एक आंसर इसका मिल रहा है, और एक जो है आंसर का मतलब एक एंगल के आंसर पे मिल रहा है, और एक जो है ना उसके उसके वेक्टर पे मिल रहा है, राइट। चलो आगे आ जाओ, अगला पार्ट, सही हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन आई होप सो किसी को मसला नहीं होगा, जरा जरा जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 निपटाओ, छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, मरियम, आपका मुझे ये गलत लग रहा है, Sir. सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर का, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर यूजिंग द माइक्रोमीटर,
सिस्टमैटिक एरर में आपने सिस्टमैटिक एरर में बेसिकली हम ये लिखते हैं कि वेरिएशन या फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ डायमीटर, सही है, बाय कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जो वेरिएशन हाँ होगी वो कांस्टेंट वैल्यू की होगी, राइट। आपने उसके कॉज और इफेक्ट की बात की हुई है, लेकिन वो कॉज और इफेक्ट अच्छा, डिस्क्राइब द इफेक्ट, आपने इफेक्ट की बात की I है? know that the size of this error remains constant and फिर दूसरे में the size of this error is different. Does that count? ओके ओके ओके, सही है, सही हो गया, सही है। चलो लेकिन ऊपर वाली चीजें नहीं लिखनी थी जो मतलब ऊपर मैंने सेंटेंस लिखा है, वो यूजलेस है। आई डोंट थिंक सो कि वो उस पे वो करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इफेक्ट Okay. बोल रहे हैं ना, तो इफेक्ट तो यही होगा कि कांस्टेंट अमाउंट से ऊपर नीचे हो रही है, और दिस इज हाउ यू कैन रेक्टिफाई इट और यू कैन कैलिब्रेट इट टू रिमूव द एरर, राइट। जो आपने बीच जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखे हैं ना दोनों हम्म। स्टेट के अंदर, वो जस्ट टू रिमूव द एरर है, राइट। अगर आपसे वो पूछा जाए तो फिर आप उसका आंसर दे सकते हो इस तरह से, गेटिंग। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, कौन लिखती है? बरीरा लिखती है, ओके। create a constant difference value from the actual value due to the quality apparatus, perfect random fluctuation in the measured value, okay। अच्छा, तुम लोग कोशिश ये भी करो ना कि उसने इस चीज को वो किया हुआ है ना कि तुम डायमीटर मेजर कर रहे हो, तो डायमीटर के ही हिसाब से नहीं लिखोगे। देखते हैं। Systematic error, अब्दुल्ला लिखते हैं when measured value are either longer, larger than or smaller than the actual value। ब्रो, एक्चुअली जो लार्जर और स्मॉलर होनी चाहिए उसमें आप देखो बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस या बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब जो एरर होना चाहिए वो कांस्टेंट रहता है। सिस्टमैटिक एरर चेंज नहीं होता कभी भी। अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर सिस्टमैटिक एरर तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो चीज़ आपने मेंशन नहीं की है, राइट। क्लोजर हाउ ऑलवेज क्लोजर और स्मॉलर। अच्छा, और एक और चीज, इधर ओके ओके सही है, वैल्यूज आर ऑलवेज लार्जर और fluctuate between the smaller and larger values, how close set of measured values each other and how close measured। so ये कासिम, ये आप क्या बोल रहे हो? सर मुझे सिस्टमेटिक एरर नहीं पता मगर। okay, the values are different from the true value, okay, and the small value of measurement is you are using, नहीं bro, ऐसे नहीं लिख सकते यार, how close your value, no, like you have to be very precise in writing these things, सही है। अच्छा, हम देखते हैं कि ये जो है ना इसमें क्या लिखवा रहे हैं आपको। अच्छा जी, सो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द डायमीटर बाय कांस्टेंट वैल्यू या बाय कांस्टेंट एरर, ये जो भी हम इसको लिख सकते हैं, सही है। और रैंडम एरर के अंदर हमारे पास क्या आ सकता है? फ्लक्चुएशन इन द इन द मेजरमेंट अबाउट द ट्रू वैल्यू, सही है। ट्रू वैल्यू के ऊपर भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू के ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, जैसे मैंने ट्रू वैल्यू को पिवट कर दिया और अबाउट ऊपर नीचे चल रहा है, राइट। अच्छा, प्रिसिशन के अंदर हमारे पास डायमीटर है 0.01 मिलीमीटर के अंदर जो है ना सारी वैल्यूज आनी चाहिए, सही है। वैल्यूज मस्ट बी या मेजर्ड वैल्यू, measured value must be closer to each other, सही है। या measured value of diameter must be closer to each other, और इसको जो है ना हम उसके अंदर भी कह सकते हैं, यानी इन अ रेंज ऑफ 0.2 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर, सही है। अच्छा, और एक्यूरेसी के अंदर
closeness of the measured diameter, say with true value of diameter. Let's see कि ये क्या चेंज करते हैं इसके अंदर, राइट? अच्छा कासिम, आपने जो डेफिनेशन लिखी है वो थोड़ी गलत लिखी है, क्योंकि आपने बहुत जनरल लिख दिया। सही, बेसिकली आपने जो सिस्टमैटिक एरर में बोला, सिस्टमैटिक एरर आपको नहीं आ रहा। सिस्टमैटिक एरर होता ये कि हमारे पास जैसे ना, आप अब जैसे बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप जो है ना दूध या दही लेने जा रहे हो, उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, राइट? उसके ऊपर अगर पहले से कोई चीज़ रखी हुई होती है ना, तो वो पहले से उसका वेट पहले से दे रहा होता है, राइट? अब अगर वो आप फर्दर उस पर दही तोड़ रहे हो, तो वो दही अगर आधा किलो होगी तो आधा किलो प्लस दैट एरर वो काउंट करके देगा, और हर हर दफा हर कस्टमर की रीडिंग में वो प्लस दैट एरर आता रहेगा, राइट? और ये सिस्टमैटिक एरर होता है, राइट? अगर आप स्केल से नाप रहे हो, और स्केल मान लो यहाँ से इतना बड़ा स्केल है, लेकिन रीडिंग यहाँ से शुरू हो रही है, जीरो यहाँ लगा हुआ है, तो ये जो है, ये क्या है आपके पास? सिस्टमैटिक एरर है। ये हर हर रीडिंग के अंदर आता रहेगा। ये वाली जो विड्थ है, ये वाली जो लेंथ है, अब इसकी कोई काउंटिंग नहीं आ रही, सही है? तो ये आपके पास सिस्टमैटिक एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर जो है, ये तो ऊपर होगा ट्रू वैल्यू से, या नीचे होगा, दोनों तरफ एक साथ नहीं होगा, सही है? इधर अप और डाउन, सही है, बाय अ कांस्टेंट फैक्टर और बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? प्लग, और जो रैंडम एरर होता है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, सही है? और उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो ट्रू वैल्यू से बस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम कितना हैंडलिंग में जो है ना गलती कर रहे हो। जितना ज्यादा गलती करोगे, उतनी ज्यादा वैल्यू के अंदर एरर आते रहेंगे, राइट? और प्रिसिशन हमारे पास क्लोजनेस ऑफ द डाटा होती है, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू होती है, सही है? और जो एक्यूरेसी होती है वो क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू एंड। अच्छा, आज वो चेक करते हैं इसको कि कितना सही हो रही है। अगर हम इसकी ये देखें, सिस्टमैटिक है, द रीडिंग इज लार्जर और स्मॉलर, राइट? एक एक तरफ होगी, या तो लार्जर होगी या स्मॉलर होगी ट्रू रीडिंग से बाय अ कांस्टेंट अमाउंट में, सही है? सो कांस्टेंट वैल्यू का तुमने मेंशन करना है, अब्दुल्ला ने मेंशन नहीं किया था, सही है? और मेरे ख्याल से मरियम ने मेंशन किया था, सही है? और उसने भी किया था, बरीरा ने भी किया था। सही हो गया, चलिए आगे चलते हैं। सो इन्होंने कहा भाई कि स्कैटर इन रीडिंग अबाउट द ट्रू ट्रू रीडिंग, राइट? ऊपर नीचे होती रहेगी कहीं पे भी, सही है? द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 1 मिलीमीटर ऑफ द माइक्रोमीटर। मतलब आपकी जो ट्रू जो क्लोजनेस है वो इसके आसपास आनी चाहिए, सही है? यानी इतना प्रिसाइज वो आपको जो है ना, अच्छा वो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट को मार्क कर रहे हैं, वो इस चीज को नहीं दे रहे। हाउ क्लोज, ओके 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 ओके, सही है। सो मैंने ये गलत लिखी, मैंने मेजर वैल्यू मस्ट बी क्लोजर टू ईच अदर। अब यहाँ पे एक एक डायमीटर है, सही है? मतलब एक ही बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सही है? और वो डायमीटर ले रहा है, सही है? सो इन्होंने लिखा है, अगर वो बंदा एक्सपेरिमेंट करके डायमीटर निकाल रहा है, सो उसके जो डायमीटर की वैल्यू होनी चाहिए, दैट मस्ट बी क्लोजर टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो ये हमारे पास हो जाएगा, सही है? सो इसको हम सही कर लेते हैं। मेजर्ड वैल्यू मस्ट बी क्लोजर टू लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। मतलब ये कि अगर तुम्हें पता है स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो अगर तुम लेट से 2.5 सेंटीमीटर की कोई चीज नाप रहे हो, सही है? तुम उसको 2.5 ही लिखोगे, राइट? अगर तुम 2 सेंटीमीटर की कोई चीज नाप रहे हो, तो तुम उसको 2.0 लिखोगे, राइट? तो दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, राइट? तो ये वाली चीजें तकरीबन हम सारे बच्चों की गलत हुई है, सही है? एंड क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड डायमीटर विद द ट्रू वैल्यू, ये सही है, सही है? अगर इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखें, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑन द रीडिंग फॉर द डायमीटर वर जनरली लैकिंग इन डिटेल, आंसर्स वर जनरली डिस्कस हाउ द एरर अकर। सही, ये तुम लोग ने मरियम ने भी किया है, बरीरा ने भी किया है। ये दोनों ने ये भी शायद बरीरा ने नहीं किया, मरियम ने किया था कि हाउ द एरर अकर रादर देन डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑन द रीडिंग। सही कि फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है, फ्लक्चुएशन। मरियम आपने जो ये एक्स्ट्रा लिखा था ना, वो इसको डिस्कार्ड कर रहा है, राइट? अच्छा जी। सो the explanation of the accuracy was generally given correctly. The description of the precision was often given the general term and was not related to the diameter of the wire. Okay, सही हो गया। मेरी गलती थी जो मैंने बता दी। ओके, आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो जो जल्दी से।
पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख के जल्दी से सेंड करो, फिर उसके बाद आगे चलना क्विक। सही है कासिम, इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज ड्यू टू द, अच्छा इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। कासिम भाई लिखते हैं। ब्रो कासिम मास मेंशन करना होता है यार डेफिनेशन में ना, वो मास के नंबर देता है फिर। इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द मास, मास मेंशन कर दो। अबे इतना छोटा लिख रहा है, अबे कौन पढ़ लेगा? अबे किससे छुपा रहे हो तुम? अब्दुल्ला तुम इतना छोटा लिख रहे हो, तुम क्या चाह रहे हो? स्टोर ड्यू टू द चेंज इन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द, ओके स्टोरेज। अच्छा हम ही लिखते हैं कि energy stored in the mass due to its position in gravitational field, right? और काइनेटिक एनर्जी में हम लिखते हैं कि भाई एनर्जी स्टोर या एनर्जी ऑफ द मास ड्यू टू इट्स मोशन। सही है, तो मास हम मेंशन करते हैं, ये मास पे जो है नंबर वो करता है। देखो मास की चीज़ें जो मैं हाईलाइट की हुई है, देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ अ मास ऑब्जेक्ट, नहीं मास, दैट इट हैज और दैट इज स्टोर्ड। मरियम आपने ये नहीं लिखा था स्टोर हो रही है नहीं हो रही ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, सही, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशन फील्ड। सही, काइनेटिक एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क ऑब्जेक्ट मास हैज ड्यू टू इट्स स्पीड मोशन काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये देख लो जरा कि the explanation of the kinetic energy was generally correct. There were some description that did not refer to the body or a mass. सही है, चलो बॉडी भी काम चल जाएगा। Having this energy due to its motion, the gravitational potential energy was generally not well described. The description omitted the mention of the position of a mass in a gravitational field, right? So इस चीज का प्लीज ध्यान रखना है कि मास, कासिम समझ रहे हैं ना भाई? कासिम जी सर। परफेक्ट, ओके चलो आगे आ जाओ, ये कहानी देख लो प्लीज और आगे चलते हैं फिर। A motion sensor is used to measure the velocity of the ball vertically. Okay. So अगर initially motion sensor लगा हुआ है, okay सही है। The ball passes through a point A and point B as it falls. The ball has a mass this much. Okay. चलो उसने स्पीड दे रखी है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? कोई बताएगा मुझे? कहाँ से मुझे बताओगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? एक्सीलरेशन। वेरी गुड। और एरिया? मेरे ख्याल से कुछ नहीं ब्रो। वही बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है ब्रो, समझ रहे हो ना? जी परफेक्ट, चलो ओके आगे आ जाओ। तुमसे बोल रहे हैं कि ग्राफ देख के तुम बता दो ए से बी की डिस्प्लेसमेंट बता दो, सही है। ओके बरीरा ने भेजा है, बरीरा कहती है सर वो जो 7.8 माइनस 3.9 करना था वो मैंने शो नहीं किया। दैट आई डोंट नो। ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी टेल यू। भैया आंसर तो लिख दो यार, आंसर के बगैर भेज दो। 0.78 अब्दुल्ला ने Sorry, निकाला है। sorry. The answer is 0.78. आंसर आपने 0.78 निकाला, और आपका क्या आ रहा है मरियम? 0.78 वो मैंने शो नहीं किया, मैंने माइनस किया, ये करना था। एक्चुअली अच्छा, या पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है, देखते हैं। कासिम कहाँ हो? मुझे एक चीज लग रही है मिसिंग, मैं बताता हूँ क्या सीन है। जी। 2.3, 2.3 क्यों आ रहा है तुम लोग का? 0.78 और 2.3। अच्छा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर मुझे भी समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉल फ्रॉम ए टू बी, से यूज द फिगर 3.2 टू कैलकुलेट फॉर द बॉल फॉलिंग फ्रॉम ए टू बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। ओके अच्छा जी, तो देखो एक जो ये चीज़ है उसने कहा कि यूज द फिगर
3.2, तो तुम तो सबसे पहले ये मेंशन कर दो कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द एरिया अंडर द ग्राफ। सही है। और एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, ये पूरा ग्राफ, ये पूरा लेना है। सही है ना? तुम लोग ने ऐसे ही किया है? जरा मुझे बताना प्लीज। जी। सही हो गया। सो एरिया अंडर द ग्राफ में तुमने 1/2 इंटू, तुमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया होगा। सो ये 3 है, 3 से तुम्हारे पास 3.9 तक जा रहा है। सही है। सो 0.9 ये आ गया, 0.9 प्लस दूसरी वाली वर्टिकल हाइट आपके पास आ रही है। अब देखो ये 3 से शुरू हो रहा है, फेक एक्सिस उन्होंने दिए हुए, राइट, रियल एक्सिस नहीं है, तो तुम्हें जो है ना 0 से नहीं लेना है। सो प्लीज इसका ध्यान रखना। 7.8 आ रहा है, 3 माइनस 7.8 करोगे कितना हो जाएगा? 6.8, 5.8, 4.8। सही है, 4.8। तो यू डोंट नीड टू शो दैट। और इंटू हाइट आपके पास आ रही है 0.8 की। मुझे बताना कि मैंने सही किया है। आई विश सो कि मैंने सही किया होगा। सर हाइट 0.4 नहीं हुआ? हाइट 0.4 होगी, अच्छा सॉरी, मैंने फेक एक्सिस लेना है। ओके, प्लस 4.8 इंटू 0.4। 1.14 आ रहा है। मेरा गलत आ रहा है ना? जी। 1.14 आ रहा है। अच्छा जी, देख लेते हैं कि क्या गलती की है। 3.9 आ रहा है, तो 0.9 हो गया। ओके एंड अच्छा, ये 4.8 आ रहा है, सही है। और क्या हो सकता है, देखते हैं मार्किंग की, देखते हैं क्या बोलती है। अच्छा जी, सो मार्किंग की में ये कह रहे हैं कि अच्छा ए से बी बॉल एट पोजीशन ए, बॉल एट पोजीशन बी। ओके, सही है जनाब। तो डिस्प्लेसमेंट इनकी आ रही है 2.34 की। सही है। ऐसे तुम लोग में से कितनों का आंसर आ रहा है 2.34? आपका आ रहा है 2.3 आ 2.3 आ रहा है। 0.78 आ रहा है। अच्छा जी, और अब जो ये 0.78 तुम लोग का आ रहा है। अच्छा एक मिनट, 1.78 सर सिर्फ पॉइंट ट्राइंगल का है सेवन ना? एट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ना नीचे, ये हम्म। हमने अकाउंट में नहीं लिया, हमने सिर्फ वो ट्राइंगल ले लिया। और जो 3 to 4 जो वेलोसिटी है, हम्म। उस रेक्टेंगल बन रहा है ना, वो अकाउंट में नहीं लिया मैंने, इसलिए मैंने मेरा आंसर 0.78। आप ये ले रहे हो तो आपको 0.78 आ रहा है। तुम लोग भी ये करो जो 0.78 वाले। मैंने सिर्फ ट्राइंगल लिया, मैं वो नीचे रेक्टेंगल लेना भूल गई थी इसलिए। ओके, अच्छा जनाब। अच्छा देखो, आंसर तो इनका आना, आंसर तो आना चाहिए तकरीबन। हमारे, हम तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आनी चाहिए ए टू बी से, ये पूरी चीज़ आनी चाहिए। तो ये पूरी चीज़ का मतलब हमारे पास है 6। ये कोई चीज़ गलत मैंने रीड की, क्या हुआ है? 4, 6, 8, ये 4 आ रहा है, सही है। और 4.8 ये भी सही है, और 0.9 ये भी सही है। सही है। अच्छा जी, 7.8 प्लस दिस इंटू 4 इंटू 2, तो वो तो शुरू से ले लेगा। तो ग्राफ दिखाएंगे? सर आपने एक हाइट 0.9 ली है, वो 3.9 है। यार मैं ये सोच रहा था, कि जो है ना, उसने कहा है कि कैलकुलेट फॉर द बॉल फॉलिंग फ्रॉम ए टू बी। सही है, सो बी यहाँ पे आ रहा है। सही है। और सर, बोलो बोलो। अगर आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स में डालें ना 3.9 और 7.8, तो फिर आपका सही आंसर आ रहा है इंस्टेड ऑफ दिस। ये वाली होशियारी करने से गलत हो रहा है ना?
नहीं, हाँ, लेकिन अगर वो वाली यूज करें तो सही आ रहा है। चलो बात तो सही है, लेकिन उसकी क्या लॉजिक होनी चाहिए? अगर हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, ये 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, सही है, और ये कुछ यू बन रहा है आपका, सही है। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3.9। हाँ वैसे बात तो सही है, 3.9 से लेकर, ओके, चलो, ये मेरी गलती है, ये मुझे समझ में आ गई, सही है। 7.8। देखो सी नहीं था जो मैंने गलत किया, वो मैंने गलत ये किया कि देखो, कर्व, हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, सही है, जो भी लाइन बनी है, कर्व बना हुआ है, एंड द एक्स एक्सिस, सही है। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। अब चूंकि इसने यहाँ पे फेक एक्सिस बना के दिया हुआ है, सही है, फेक एक्सिस का मतलब ये कि 0 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, फेक एक्सिस बना के दिया हुआ है। तो हमने अच्छा, मैंने बेसिकली उसको रियल एक्सिस कंसिडर करके मैंने इस वजह से माइनस किया था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, सही। सो ये 0 पॉइंट, ये पूरा जो है ना एरिया अंडर द ग्राफ मुझे लेना होगा, सही है। तो तब जाके मेरे पास आंसर आएगा, सही। अगर तुम लोग जो है अगर तुम लोग सिर्फ इस ट्राइंगल को लोगे, अगर तुम लोग सिर्फ इस ट्राइंगल को लोगे तो ये भी गलत है, सही है, क्योंकि दिस इज नॉट द एरिया अंडर द ग्राफ। अगर जैसे मैंने किया कि मैंने ये ट्राइंगल और सिर्फ ये वाले स्क्वायर को लिया, तो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट अप्रोच, बिकॉज इसके अंदर भी हमने पूरा एरिया अंडर द ग्राफ कंसिडर नहीं किया है, सही है, क्योंकि जो नीचे जो फेक एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है, जो एक्चुअली रियल एक्सिस है, वो हमने कंसिडर नहीं किया है, सही है। तो उस पूरी चीज को कंसिडर करने के बाद फिर ये आंसर सही आ जाएगा, सही है। समझ पा रहे हो ना? मुझे तो अपनी गलती समझ में आ गई, तुम लोग का आई? जी सर। ओके परफेक्ट, आगे आ जाओ। एक्सेलरेशन निकालनी, एक्सेलरेशन तुम लोग ने ग्रेडियंट से निकाल लेनी है, सही, निकाल चुके हो ग्रेडियंट से। अच्छा देखो प्लीज ये लिखते रहना, ये शायद इसके वो नंबर दे दे या काट ले, सही है। तो हम कहते हैं भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट, सही है। देखो ये एरिया का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा गंदा सा होता है, तो इसको प्लीज समझ लेना, ये अगर नहीं आया तो प्लीज पूछ भी लेना। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है एक पॉइंट आ रहा है 0.4 3.9, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है 7.8, 7.8 सॉरी 0.8 7.8, राइट। तो ये हमारे पास हो गया, सही है। सो अगर तुम लोग ने निकाला है तो जरा मुझे बताना, अगर मैं सही करूँ तो 0.8 माइनस 0.4, सही, ये एक्सेलरेशन आ रही, किसी की आ रही है, अगर किसी ने ऐसा किया तो 0.75 आ रही है, ये 9.75, 7.5। 9.75, 9.6 ले रहे थे, सही है, नहीं 9.8 ले रहे थे, सही हो गया। ओके, और किसी ने किया? चलो सर इतनी 9.8, आ रही है। इतनी आ रही है ना? ओके ओके ओके, 9.8 आ गई है, सही है। अच्छा बस मुझे ना एक चीज़ का ये इशू है कि तुम लोग ने ये वाली चीज़ें नहीं बताई हुई, सही, मैं इसको देख लेता हूँ कि इसकी एग्जामिनर बोर्ड कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा। देयर वर a significant number of good answers. The candidate who used the average velocity determine and the displacement generally obtained the correct answer. The candidate who tried to determine the displacement from the area under the graph did not always calculate the full area, right। देखो ये मेरी गलती थी कि मैंने पूरा एरिया कैलकुलेट नहीं किया था, उसने फेक एक्सिस दिया हुआ था इस वजह से। They tended to calculate only the area under the triangle or the area showed on the graph, right। ये गलती आ रही थी, सही है। तो ये मसला हो गया। दिस क्वेश्चन वाज जनरली वेल आंसर्ड, स्मॉल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु चूज पॉइंट रीड इनएक्यूरेटली, ओके सही है। चलो गुड हो गया, सही है जनाब, आगे आ जाते हैं। अच्छा वो इस चीज़ के फिलहाल मेंशन करने के नंबर नहीं दे रहा, ऑल दो 3 नंबर, चलो खैर है। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो प्लीज क्विकली। अब ये दो पार्ट हैं, दो पार्ट जल्दी से करके दो, क्विक। मरियम ने भेज दिया है, मरियम पे चेक कर लेते हैं।
मरियम ब्रो फॉर्मूला तो सही करो यार। मरियम फॉर्मूला अगर चेंज निकालो ना तो कोशिश करो फिर उसमें चेंज का फॉर्मूला लिखो। अभी आजकल के पेपर में ना वो फिर चेंज, अगर आप चेंज निकाले और आपने फॉर्मूला सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का लिखा है तो फिर उसका मार्क काट लेता है। सर मास क्या था बॉल का? यार 1.5 kg है। ओके, और चेन इन स्पीड क्या थी? 3 स्पीड जो ग्राफ से आ रही थी, इनिशियल स्पीड आ रही थी 3.9 एट ए, और फाइनल स्पीड आ रही थी 7.8 एट बी। ओके। यस गाइस डन। तस्वीरें भेजो जल्दी जल्दी, और अगले वाले पार्ट की भी प्लीज। सर हमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या ढूंढी थी बॉल की? आंसर क्या था हमारा? 2.34। 2.3। ओए अब्दुल्ला फॉर्मूला गलत लिख रहा है। अब्दुल्ला बच्चे फॉर्मूला जी ऐसे नहीं सर, होता पता है। लग गया। हाफ एम वी माइनस यू स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं होता ब्रो, वो अंदर स्क्वायर होता है, राइट? ये गलत फॉर्मूला है, समझ रहे हैं ना भाई? जी सर। ओके। कासिम आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे? भैया आप कहाँ हो? भेज दी। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। भैया सॉल्व नहीं करी क्या? सर कर रहे हो? ओके तो भेजो भी यार। सर ये जो हाफ वी माइनस होल स्क्वायर क्यों हम्म। नहीं ले रहे हम? सॉरी, हाफ वाई इजंट इट होल स्क्वायर? है ना, होना चाहिए ना। वी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ऐसा क्यों है? मैं अच्छा ऐसे कर रही थी, ऊपर जो लिखा हुआ है आपने। ब्रो, अगर let's say if you have 2 points A and B, right, and an object is moving from A to B, सही है। so मैं आपसे बोलूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, तो आप क्या करोगी? आप हाफ एम यू स्क्वायर करोगी फॉर द इनिशियल, एंड हाफ एम वी स्क्वायर करोगी फॉर द फाइनल, ऐसे ही करोगी। देन आप चेंज के लिए क्या करोगी कि ओह हाफ राइट। एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, एंड इफ यू आर टेकिंग वेलोसिटीज हाफ एम कॉमन, सो आपके पास पीछे बच जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट? जो आप पहले कर रहे हो, जो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, हाफ एम वी माइनस यू का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है यू आर नॉट फाइंडिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बल्कि यू आर फाइंडिंग द चेंज इन स्पीड, देन यू आर स्क्वायरिंग इट, और फिर उसको आप मास से मल्टीप्लाई करो, विच इज नॉट द काइनेटिक एनर्जी, राइट? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज सपोज टू फाइंड एट द एंड पॉइंट्स, एंड देन आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं निकालना होता। गेटिंग? So like the answer is like 32.4. 34.2। Yeah, 34.4, sorry. ओके परफेक्ट आ रहा है, अब्दुल्ला भाई ने सही कर दिया है। अच्छा, अब लो ऊपर वाला सही कर लिया ना भाई? सही काइनेटिक कर लिए, एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी करेक्ट कर ली ना, परफेक्ट। ओके। और बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कौन निकालेगा? बरीरा कहती हैं। ओके फॉर्मूला आपने सही कर लिया है, 34 पॉइंट, ओके फाइन। 34 पॉइंट, हाँ। ओके सही है। तो तुम लोग ने इसके अंदर किया जीपीई के लिए mgh, सही है। एंड मास में तुमने रख दिया 1.5 इंटू 9.81, सही, इंटू क्या चीज़ है तीसरी? 2.34, राइट? सो तुम लोग का यहाँ से 34 अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा, सही हो गया। सर इसके लिए डन का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना? हाँ अगर वर्क डन का अप्लाई करो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट वो हाइट हो जाएगी, और फोर्स की जगह तुमने mg रखना होगा, राइट? समझ गया भाई? जी सर। परफेक्ट। भेजा नहीं, सॉल्व नहीं किया? मैंने आपको भेजा, आपने चेक कर ली?
है कर लिया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ओके। अच्छा देखो काइनेटिक एनर्जी के अंदर ना वो दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा है, सही है। कोई एक भी फॉर्मूला लिख दोगे तो चल जाएगा, सही है। चलो फोर्स इंटू इंटू द डिस्टेंस मूव, सही है। और एम जी एच कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है तीनों में से, सही है। और इसका मेथड मार्क दे रहा है, अगर तुमने ये फॉर्मूला नहीं लिखा डायरेक्ट आंसर निकालने की होशियारी की, तुम दोनों नंबर लूज करोगे, राइट। तो इसको प्लीज ध्यान में रखना। एंड यहाँ पे भी अगर तुमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लिखा हो, तुमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दी, देन यू कैन लूज लाइक 3 मार्क्स और मे बी 1 मार्क्स, राइट। तो इसको प्लीज ध्यान में रखना, सही है। ये देखो ये गलती आ गई है अब्दुल्ला और मरियम, नहीं मरियम नहीं बहिरा, ये गलती देख रहे हो तुम लोग। जी देख ली। सही है। अब देखो आगे पीछे गालियां देता है। The majority of the candidate complete this calculation correctly. There were some candidate who incorrectly used this formula for the change in kinetic energy. A small number of incorrect values from the graph, or did not square the velocity term. Okay. The majority of the candidates start working with the work done equation to the change in the gravitational potential energy. Only a small number went to complete question successfully. Some candidates changed the previously correct answer from the change in kinetic energy in order for its value to be equal. क्या बात है यार। कैसे फनी। शब कैसे होशियार लोग आ रहे हैं ना, मतलब वो ऊपर दिस वाले इज सही मी इन आंसर माय थे। फिजिक्स प्रैक्टिकल पेपर्स एक्सेप्ट मैं सही से करती हूँ और मेरे मार्क्स आ अरे जाते हैं। क्या बात है। अच्छा चलो आ जाओ अगले, आ जाओ अगले क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। जरा रीड कर लो प्लीज। तो तुम्हें बेसिकली जो है क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर जो है उसको हैंग करके इमर्स किया हुआ है लिक्विड के अंदर। सिलेंडर का एक्चुअल वेट दिया हुआ है 5.3, और सिलेंडर का जो बैलेंस रीड करके वेट तुम्हें दे रहा है वो 4.8 है, सही है। क्योंकि पानी कुछ ना कुछ लिक्विड जो है ऑयल कुछ ना कुछ अब थ्रस्ट लगा रहा होगा, तो उसकी वजह से वेट कम हो रहा होगा, राइट। तो तुम्हें इक्विलिब्रियम की टर्म में बताना है और तुम्हें ऑयल की डेंसिटी बतानी है। जरा जल्दी से निकालो, कुछ बच्चों ने भेजा, मैं उनके चेक कर लेता हूँ। मरियम कहती है द टेंशन फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेट एंड द अपथ्रस्ट है। मरियम का Difference. सॉरी दोबारा बोलो, मरियम The आपकी बात कर difference दो। between the weight and upthrust. I did that wrong. Actually, let me check it again. The tension force is But equal to the sum of the cylinder and the, no, it has to be the difference now. the difference. Yeah. Okay, okay. अच्छा जी चलो गुड है गया। एंड बरीरा बोलती है द वेट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट। नहीं बरीरा गलत लिख रही हो। अब्दुल्ला कासिम तुम लोग कहाँ हो। सर मैं बी पढ़ कर। अब ब्रो पहले वाला तो भेज देता भाई, मैं फालतू वेड़ा बैठा हूँ, मैं चेक कर लूंगा। अब्दुल्ला आपका हो गया। ये कासिम भाई कहते हैं द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट, सो इट इज नो ब्रो, कासिम गलत लिख रहे हो। The force acting on the cylinder are weight, upthrust, and the drag forces. The cylinder is in equilibrium, which means that the forces acting on the cylinder are equal in magnitude and opposite in direction. अब्दुल्ला ब्रो बहुत जनरल लिखा है आपने, आपने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सी फोर्स किससे इक्वल होंगी, सही है। देखो मरियम ने जो चीज गलत लिखी है कि टेंशन इन द वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेट एंड द अपथ्रस्ट, राइट। तो लेकिन मरियम को अपनी गलती समझ में आ गई है। बरीरा ने लिखा वो गलत है, मरियम का जो अभी मैंने पढ़ा। मरियम बरीरा ने लिखा है द वेट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द टेंशन एंड द अपथ्रस्ट। बरीरा का शायद मुझे सही लग रहा है। और कासिम लिख रहा है कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ओनली, आपने टेंशन को इग्नोर करा दिया है। और अब्दुल्ला आपने फोर्सेस के नाम तो लिए लेकिन फोर्सेस की डायरेक्शन नहीं बताई हुई है। देखो ना, टेंशन इधर को होनी है, सही है। अपथ्रस्ट भी ऊपर को होना है, वेट नीचे लगेगा, राइट। सो अगर तुम ये सिलेंडर ले लो तो सिलेंडर पे टेंशन ऊपर लग रही है, सिलेंडर पे अपथ्रस्ट भी ऊपर लग रहा है, और सिलेंडर पे वेट नीचे लग रहा होगा, सही है। सो तुम कह दो कि भाई वेट
of the cylinder is equal to the upthrust by the oil and the tension in the wire. सही है। तुम्हें इक्विलिब्रियम बनाना है ना, तो तुम्हें सारी फोर्सेस इक्वल करके दिखानी होगी। अब्दुल्ला भाई समझ रहे हैं ना? अब्दुल्ला बहुत जनरल आंसर लिखा है आपने। जी सर समझ गया। ओके परफेक्ट। रो जी एच। सर मैंने यही तो लिखा है, the weight of the cylinder is equal to the tension in the wire and the upthrust। हाँ ब्रो सही तो लिखा है, क्या हो गया? तो आप मुझे गलत क्यों कह रहे थे? अच्छा मैंने ऐसा बोला था? बहुत बार। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शायद अंग्रेजी गलत पढ़ ली होगी, आई एम सॉरी। ओके। ओके डेंसिटी निकाल दिए? मरियम ने भेज दिया है, मरियम ने डेंसिटी भेजी क्या? मरियम डेंसिटी निकाली क्या? नहीं निकाल लो। ओके अच्छा देखो ना, इसमें इसमें आप ये देखो ना कि द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, तुम अगर तो डायरेक्ट अपथ्रस्ट वाले फॉर्मूले से कर लो कि भाई अपथ्रस्ट ऑन द ऑयल, या एफ यू इज इक्वल्स टू रो जी वी लगा दो, राइट? तो अपथ्रस्ट तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें पता है कि टेंशन इन द वेट तुम्हें दे रखा है 5.3 है, राइट? और जो स्प्रिंग की जो रीडिंग है वो बेसिकली टेंशन तुम्हें रीड करके दे रहा होगा 4.8 है, तुम दोनों को माइनस कर दो, सो यू विल गेट अपथ्रस्ट विच इज 0.5, सही है। और जी तुम्हारे पास है 9.81, सही है। और इसका वॉल्यूम जो है तुम्हारे पास सिलेंडर का ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -2, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -4, राइट? एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -6, ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। अच्छा जनाब चलो, तो ये हो गया हमारे पास 13 एक्सपोनेंट -4 टाइम्स 5 एक्सपोनेंट -2, राइट? मुझे बताना मैं सही कर रहा हूँ भैया, मुझे बताओगी मैं सही किया है या कोई गलती है? I don't know, I don't remember the exponent factors। सर सही है। है ना? थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा तो तुम ऐसे ऐसे करियो, चलो ओके मान लिया, सही हो गया। तो 774। अब्दुल्ला भाई समझ गया ना? अब्दुल्ला समझ रहे हैं ना? जी सर। तो 780 सेवन ले लो, एट्टी फोर 780 ले लेते ना, 784 आ रहा है, 780 ले लेते हैं, ओके। डिफरेंस इन द वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट है 0.5, उन्होंने अपथ्रस्ट वाले फॉर्मूले से किया, सही है क्वेश्चन में। और कासिम आपने जो फॉर्मूला लगाया था वो आपने प्रेशर का लगाया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? और जो सर प्रेशर सिलेंडर उस पर लिक्विड पे लगा रहा है वही लिक्विड सिलेंडर पे लगाया है ना, ऐसा ऐसा यूज करो ना। मगर मैंने कन्वर्जन कर दी थी ये सेंटीमीटर टू मीटर को। ओके सही है, सो फॉर्मूला करेक्ट है, अगर ये यूज कर रहे हो तो ये भी सही है क्योंकि ये फॉर्मूला अपथ्रस्ट का होता है, सही है। अच्छा जनाब इसकी अगर हम वो देख लें, देयर वर वेरी फ्यू कैंडिडेट हु इंक्लूड ऑल थ्री फोर्सेस। देखो तुमसे कह रहे हैं कि देयर वर वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हु इंक्लूड ऑल थ्री फोर्सेस टू एक्सप्लेन द that the resultant forces was zero, resultant for the upthrust or the supporting force from the wire were often omitted, right? कासिम आपने शायद ये वाली फोर्स मिस कर दी थी, सही है, सो वो आप देख लेना। और अब्दुल्ला ने इसको बहुत जनरल लिखा था, इसको बहुत जनरल इन द सेंस कि उसने ये नहीं बताया था कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, राइट? And a small number of candidates were able to equate the difference in the reading on the spring balance with the upthrust and hence weight of the liquid displays. A few candidates used the pressure difference between the top and the bottom to determine the density of the liquid। ये कासिम आपने किया है, सही है ना? टॉप एंड द बॉटम, वो अपथ्रस्ट वाला जी फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी, सही है। और अगर आप ये करो एफ ओवर ए, अच्छा नहीं नहीं, आप आपने ये अलग किया है। तो a significant number of candidate calculate the density of the instead of the density of the liquid, okay? डेंसिटी ऑफ द वो नहीं निकालनी, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर नहीं निकालनी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकालनी है, ओके। परफेक्ट हो गया, आ गया जो।
सर अब जरा इसको ये जो जो फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया उससे कर सकते हैं। बिल्कुल कर लेते मैं ब्रो। इस फॉर्मूले में आपने बोला रो जी एच इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए, है ना? तो जी बेसिकली डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आपने बोली हुई है 9.81, ये आ जाएगा। तो ये एच आपके पास आ जाएगा हाइट, जो कि लिक्विड जो कि सिलेंडर ने डिस्प्लेस की है। वाटर की हाइट, वाटर की वो हाइट जो कि सिलेंडर ने डिस्प्लेस की है, राइट? और वाटर की या ऑयल की बेसिकली, और ऑयल की उतनी हाइट डिस्प्लेस होगी जितनी सिलेंडर की हाइट है, राइट? सो हमने ये ले लिया 5 एक्सपोनेंट -2। भाई ये समझा? जी सही। एरिया हमारे पास उतना ही एरिया ऑयल का डिस्प्लेस होगा जितना सिलेंडर का एरिया होने वाला है। सिलेंडर का एरिया 13 एक्सपोनेंट -2, सो 13 एक्सपोनेंट -2 सही है। सॉरी -4, सही है। अच्छा जी, और फोर्स आपके पास आ जाएगी अपथ्रस्ट बेसिकली यहाँ पे लग रहा है, सही, जो कि सिलेंडर जो ऑयल जो अपथ्रस्ट लगा रहे हैं वो आपके पास है डिफरेंस इन रीडिंग, दैट इज 0.5। गेटिंग क्लियर हुआ? जी सर समझ रहा सही। बस बाकी आपने मैनिपुलेट करके निकालने आंसर। ओके गाइस, जल्दी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन लिखो, क्विकली सेंड करो, उसके बाद आगे चलना। डेफिनेशन लिख के सेंड करोगे फिर आगे चलना प्लीज, अभी नहीं आगे रीड करना। अब्दुल्ला सिर्फ आपके आंसर की कमी लग रही है यार मुझे। अरे क्या बात है यार, बेहतरीन हो गया। भाई ये यही कर दे रहो, ये तो बेहतरीन काम हो जाएगा अब्दुल्ला। अच्छा जी, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मरियम लिखती हैं, बरीडा लिखती हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन अ क्लोज सिस्टम। ओके, कासिम भाई कहते हैं द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। द रिजल्टेंट ओके, आइसोलेटेड सिस्टम लिख दिया, देन यू डोंट नीड टू राइट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, राइट? कासिम समझ रहा भाई? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही होता है कि जी फोर्सेस नहीं है इतनी, सही है। सो हम कहते हैं कि भाई इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन या इंटरेक्शन रिमेन सेम या कंजर्व या इक्वल। अच्छा, कुछ लोगों ने ना इसमें वो नहीं किया है, जैसे अब्दुल्ला ने टोटल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, और मरियम ने भी जो है ना लीनियर मोमेंटम, या मरियम ने सिर्फ कहा है कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। तो तुम लोग ने ना कोई कोलिजन की बात नहीं की है, तो हम देखते हैं कि क्या कोलिजन पे वो नंबर काटेगा क्या? द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, ब्रैकेट में लिख रहा है, इसका मतलब है लिखेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड देयर इज नो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम। सही है कासिम भाई, समझ लो? सो इफ यू रोट दिस क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, देन यू डोंट नीड टू राइट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग और नॉट, राइट? जी सर। बच्चों ने बहुत सही डेफिनेशन लिखी है, एग्जामिनर भी खुश है। चलो जरा आ जाओ, कहानी रीड कर लो। ओके, और दूसरे वाले बच्चे क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन अगर तुम लोग ने कर ली है तो आगे चलो, उसके साथ ही तस्वीर भेजना। द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए भी निकाल दो प्लीज।
Perfect, Qasim, perfect लिख दो. इनिशियल मतलब कि बिफोर कोलिजन, राइट? हाँ, yes. ओके। सही है. तो तुमसे ये कह रहे हैं कि टोटल KE before is equals to total KE after the collision, right? But please इसको ना सेंटेंस के अंदर लिखना. काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम, राइट? इसको सेंटेंस के अंदर लिखना. इससे होशियारी मत नापना प्लीज. सही. मरियम कहती हैं ओके परफेक्ट. अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं उत्तरी. अब्दुल्ला भाई का आया 8 पॉइंट. परफेक्ट. अब्दुल्ला परफेक्ट कर रहा है यार. मरियम कासिम तुम लोग कहाँ हो यार? नहीं, बहीरा और कासिम तुम लोग कहाँ हो यार? एक मिनट। टोटल इनिशियल मोमेंटम तुम लोग ने निकाला इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉल ए प्लस मोमेंटम ऑफ द बॉल बी. सही है. तुमने कहा मोमेंटम ऑफ द बॉल ए हैविंग अ मास ऑफ. मोमेंटम ये है क्या? बॉल है? क्या चीज़ है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है. 1.67 एक्सपोनेंट -27, राइट? मास आ गया टाइम्स वेलोसिटी तुमने कर दी 500 प्लस 0, राइट? सो तुमने 8.35 8.4 एक्सपोनेंट -26 आ रहा होगा तुम लोग का. सही है. न्यूटन सेकंड. चलो खैर है, बेहतरीन है. अच्छा जी, और कौन सा बच्चा भेज रहा है? X.25 आ रहा है. ओके 35 ब्रो. 2SF के अंदर तो लिखो यार. अ, बच्चों उसने बोल रखा है क्या? नहीं बोला वो ना. तो 2SF के अंदर क्यों नहीं लिखते हो? ये देखो 8.2. ऑल दो 3SF के अंदर भी एक्सेप्ट कर रहा है. -25 आ रहा है. परफेक्ट आ रहा है. 25 है, सॉरी. चलो आगे आ जाओ. MAVA टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. ओके. मैं अगर इसको यूं कर लूँ 2 पेज, ये तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा ना. और अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, अरे क्या बात है, टेक्नोलॉजी यार. ओफो हैवी. अच्छा अब देख लो, अभी तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा. जरा प्लीज, दिख रहा है ना तुम लोग को? दिख रहा है क्वेश्चन? हमें जी, हमें ये वाला पार्ट नहीं थोड़ा मिला है. उधर कर लें, उधर कर उधर लें। बोले तो उधर बोले तो मेरे को नहीं पता. तुम्हारा इधर है उधर है? जो जिस पे क्वेश्चन की वो ड्राइंग्स बनी हुई है, उधर कर लें। ओके. गुड। थैंक यू, थैंक यू. परफेक्ट. बढ़िया. ऐसे करो ना कि बोल रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन है तो इसके इसका भी मोमेंटम. अच्छा देखो, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास टाइम वेलोसिटी पे, राइट? तो मोमेंटम जो वेक्टर है वो सिर्फ वेलोसिटी की वजह से, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लो. VA cos 60 एंड VA sin 60. सही है. इसके भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लो. VB cos 30 एंड VB cos 30, राइट? अब तुमसे कह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में जितनी भी मोमेंटम मास से मल्टीप्लाई कर दो ताकि तुम्हारे पास जो है तो क्योंकि सेम पार्टिकल है तो तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका मास. सही हो गया. ये सब सबके मास सेम है तो इस वजह से कोई अपने चेंज नहीं किया. टू पार्टिकल एंड बी कोलाइड इलास्टिकली. ओके, इन्होंने ऐसे कोई मेंशन भी नहीं किया है. सही है. तो भैया समझी ना? जी। नहीं समझी? बोलो क्या मसला है? नहीं नहीं, समझ गए समझ गए। नहीं समझी हो क्या? कॉम्पोनेंट्स में आपने निकाला है। आई मीन लाइक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? किस चीज की? देखो, जी, हॉरिजॉन्टल जो हमें कंपोनेंट इक्वेशंस बनानी है। दोनों को ऐड करके लिख दो. सही है. cos 30. सही. और y के अंदर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो. यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों के मासेस सेम होने चाहिए. अगर उसने बोला हुआ है कि मास सेम है तो अच्छा यहाँ पे साइन आ जाएगा. sin 60 ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। माइनस
यहाँ पे माइनस आना चाहिए बिकॉज वो नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम है, वर्टिकल ऑपोजिट है। गेटिंग? साइन 30 क्लियर ना? ये जी देखो, द थैंक यू। मास एम ईच ऑफ द पार्टिकल इज दिस मच, सही है। सो तुम्हें मास को डिफरेंशिएट नहीं करना है, एक कैपिटल एम बना दिया, एक स्मॉल एम बना दिया तो गलत हो जाएगा, सही है। कोशिश करो दोनों को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि स्मॉल एम ही उसने दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर भी वो तुमसे बोल रहा है कि स्मॉल एम एंड दीज वी ए वी भी, राइट। सो इसको प्लीज कंसिडर करना, सही है, उसको एग्जामिनर को मत कटा देना, सही है। ओके, आगे चलो प्लीज बच्चों, आगे चलो। सर ये वाला मेरे से नहीं हो रहा। अरे जानू, मेहनत तो करो, हो जाएगा आराम से, टेंशन क्यों ले रहा है, क्या कर रहे हो? अच्छा चलो मैं बता दूँ, और दूसरे बच्चों से हो रहा है? सर 2 मिनट। ओके ओके, प्लीज टेक योर टाइम। सर डू वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशंस जो हमने ऊपर बनाई है? ऑब्वियसली यस, एंड द इनिशियल ओके। मोमेंटम वाली भी, जो तुमने पहले निकाला है, अच्छा राइट। अच्छा। भैया लेकिन मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ऊपर से जा रहा है। नहीं मुझे एक्सप्रेशन से समझ आ गई, लेकिन ये अब ये नहीं समझ आ रहा। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब्दुल्ला और मरियम, आपको आ रहा है? जस्ट 2 minutes। 2 मिनट्स? बेटा इमाम साहब खड़े हुए हैं अफ्तारी के लिए, बोलने बस ये क्वेश्चन करा दो, अफ्तारी मैं करा रहा हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी, कर लो, टाइम ले लो प्लीज, कोई टेंशन नहीं है। अब्दुल्ला ब्रो, आपका हो गया? तो कौन सा क्वेश्चन? ये पार्ट, लास्ट पार्ट, पार्ट 4। सर करना। ओके, समझ में आ रहा है भाई, दिमाग में जा रहा है? ठीक है। ओके चलो खैर, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ साथ देखते हैं, आ जाओ आ जाओ सारे, आ जाओ प्लीज। बहीरा कासिम आ जाओ, मरियम आ जाओ प्लीज। अब्दुल्ला देख रहे हैं ना भाई, आ जाओ मिलके यस देखते सर। हैं। देखो, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड वी बी, सही है, हम यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की इक्वेशन अलग बना लेते हैं, सही। हमें पता है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, राइट। इनिशियल हमारे पास आया 8.35 एक्सपोनेंट -25, राइट। फाइनल हमारे पास आ रहा है एम वी ए cos 60 प्लस एम वी बी cos 30, राइट। ये हमारे पास हो गया इनिशियल के लिए, सही है, हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल के लिए अगर हम काम करें तो वर्टिकल मोमेंटम हमारे पास आ रहा है, इनिशियल वर्टिकल हमारे पास है, मरियम इनिशियल वर्टिकल कितना लिया? जीरो है, मतलब इनिशियल जीरो है, एंड ओके, देन परफेक्ट फाइनल इज परफेक्ट, द इक्वेशन। गुड। तो इनिशियल जीरो इस वजह से क्योंकि इनिशियली किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, गुड, सही। और फाइनल आपने कहा कि दिस इक्वेशन दैट इज एम वी ए साइन 60 माइनस एम वी बी साइन 30, सही है। तो तुमने इक्वेट कर दिया, एम वी ए साइन 60 इज इक्वल टू एम वी बी साइन 30, एम से एम कैंसिल कर दिया, वी ए साइन 60 तुम्हें पता है कि √3/2 होता है, साइन 30 तुम्हें पता है 1/2 होता है, सही है। तो तुमने कर दिया वी ए √3 इज इक्वल टू वी बी, राइट। ये तुम्हारे पास आ गई। अब ऊपर वाली इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं। बच्चों यहाँ तक कोई मसला? कासिम यहाँ तक समझ में आया भाई? जी सर जाता है। परफेक्ट। अच्छा जी, सो 8.3, अच्छा यहाँ पे शायद जगह कम पड़ जाए मेरे पास, 8.35 एक्सपोनेंट -25 इज इक्वल टू, अच्छा जी, हम एम को कटा सकते हैं क्या? एम हमारे पास दे रखा है ना वैसे, हाँ एम दे रखा है, सही है। तो मास हम कॉमन ले लेते हैं,
या चलो मास ऐसे रहने दो, वी बी की जगह वी ए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा cos 60 मेरे पास होता है 1/2, राइट, प्लस एम, वी बी की जगह ना मैं वी ए रख रहा हूँ, दैट इज √3 टाइम्स वी ए, राइट, और cos 30 होता है √3/2, सही है। तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा अब एम वी ए/2 प्लस एम वी ए√3 मल्टीप्लाई बाय √3 करोगे तो 3 हो जाएगा ओवर 2, सही है, एंड दिस इज 8.35 एक्सपोनेंट -25, राइट। एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसको वहां पे जो 2 यहाँ पे आ जाएगा टाइम्स 8.35 एक्सपोनेंट -25, राइट, और एम ए और ये 4 हो जाएगा, तो डिवाइड कर दोगे तुम 4 से, यहाँ पे आ जाएगा एम टाइम वी ए, सही है, मास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सही है, सो 1.67 एक्सपोनेंट -27। बच्चों समझ रहे हो ना? मरियम, मरियम ब्रो समझ रही जी हो सर। ना? ओके, तो ये 1.67 का से सॉरी कितना? 1.67 का से 1.6 कहाँ से आया ब्रो? ये दे रखा है ना, ये रहना मास ऑफ द पार्टिकल दे रखा है ना, सही है। सही है ना? बच्चों आंसर तो निकालो, भैया आप समझी हो क्या? जी जी, साइमल्टेनियस बनानी थी सॉर्ट ऑफ। है ना? जी। परफेक्ट। 2 इंटू 8.35 एक्सपोनेंट 25, कोई आंसर निकाल रहा है मेरे अलावा? 2 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट 250 आ रहा है। -27। अरे क्या बात है भैया, 250 आपने बता दिया, सही है। 250 को मल्टीप्लाई बाय √3, अच्छा 250 ए आ रहा है, सही है, और वी बी आपको पता है कि √3 टाइम्स 250, तो ये भी निकाल दो, कितना बन रहा है? सर वोंट इट बी डिवाइडेड? हाँ, क्यों बे? क्योंकि वी ए 250 है ना, तो तो वी ए की जगह तो अच्छा वी ना ए ना रख लो, है ना, ना? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ओके, 433.01। 430 ले लेते हैं, सही है, लेट मी चेक। ओए होए बेहतरीन हो गया यार। अब इसके अंदर वही बोलेगा कि बच्चों से ये हो नहीं रहा था, फालतू की बात है, सही है। तो चलो खैर, अच्छा जी, तो ये वाला क्वेश्चन आपका वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कहता है कि डिफाइन ओम्स। अच्छा, ओम आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का यूनिट है, रेजिस्टेंस इटसेल्फ नहीं है, राइट। सो रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो यूनिट को डिफाइन करोगे यूनिट की फॉर्म में, राइट, यूनिट को डिफाइन करोगे, अगर क्वांटिटी की फॉर्म में कर दोगे तो गलत हो जाएगा, सही है। सो अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुम याद करो, V = IR से रिलेट कर रहे हो, सही है। तो अब ये क्वांटिटीज का रिलेशन है, यूनिट का रिलेशन क्या होगा? वोल्टेज मेजर होता है वोल्ट्स के अंदर, और करंट मेजर होता है एम्प्स के अंदर, राइट, एंड दिस इज ओम, राइट। तो तुम ये कह सकते हो वोल्ट पर एम्पीयर, या एम्पीयर, सही है। अच्छा जनाब आ जाओ। A 15-volt battery with a negligible internal resistance is connected to resistors P and Q as shown in the figure 6.1. Okay. The resistors are made of wires of the same material. The wire of P has a diameter D and the length 2L, and the wire Q has a diameter 2D and length L. The resistance of P is 12 volts, show that the resistance of Q is 1.5 ohms. Okay, so relation लगाते हैं, resistance equals to rho L over A, सही है। उसने क्या रखा है कि सेम मटेरियल का दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है, सही है, सेम मटेरियल से आपने ही पकड़ लिया। अच्छा जनाब, पी की रेजिस्टेंस उसने बताई 12, राइट, रो सेम होगा पी और आर का, सही है, और एल उसने कहा कि एंड लेंथ 2L, सही है, और जो डायमीटर है दैट इज डी, यानी पाई
d/2 का होल स्क्वायर से हम एरिया लिख लेंगे उसका, सही है। तो ये हमारे पास हो गई एक कहानी। अच्छा जी, दूसरी कहानी क्या करिए, कह रही है कि Q के लिए अगर हमने लिखे रेजिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल टू रो, अच्छा इसकी जो लेंथ है वो है L ओवर पाई 2d/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आज और एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम रेजिस्टेंस ऑफ Q इज इक्वल टू रो L ओवर पाई d स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें पहली वाली इक्वेशन को, तो पहली वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हो जाएगी रेसिप्रोकल करा दोगे तो ये हो जाएगा 8, सही है। सो 12 इज इक्वल टू रो L, अच्छा जी, ओवर पाई d स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, सही है। और चूंकि तुमने रेसिप्रोकल किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, सही है। सही, यहाँ पे आ गया 8, सही हो गया। अच्छा जनाब, जो बाकी सारी, अगर 8 को मैं इधर भेजूँ, ये चलो सही है, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो दोनों दोनों इक्वेशन में कॉमन है, रो L पाई d स्क्वायर दोनों में सेम है, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सही है। अच्छा जनाब, सो हमने कहा कि भाई 12/8 इज इक्वल टू R क्यूब, सही है। टू टी नहीं, 4 4 2 8, 4 3 12, राइट, एंड दिस इज 1.5, सही है। ये हमने कर दिया शो। कैलकुलेट द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर P एंड द रेजिस्टर Q, ओके। टोटल पावर डिसिपेटेड, सही है। सो मतलब दोनों की रेजिस्टेंसेज अगर हम दोनों की पावर्स अगर हम डेसिपेशन अलग अलग निकाल लें और फिर उनको सम अप कर लें तो वो हमारे पास बन जाएंगी। तो पी की रेजिस्टेंस हमें पता है, क्यू की रेजिस्टेंस हमें पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों के अंदर वोल्टेज सेम होने वाले हैं, सही है। तो अगर हम कहें कि भाई पावर जो टोटल होने वाली है वो बराबर होगी पावर डेसिपेटेड इन क्यू प्लस पावर डेसिपेटेड इन आर, सही है। अच्छा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पावर में जो है ना, चाहे सर्किट पैरेलल हो या सीरीज हो, पावर सब में ऐड होती है, पावर में कोई रेसिप्रोकल सम ये सब नहीं होता, सही है। तो जितनी पावर क्यू डेसिपेट करे, जितनी बी डेसिपेट करे, लॉस करे, मतलब उन सबको ऐड करोगे तुम्हारे पास टोटल पावर आ जाएगी, चाहे सीरीज का हो चाहे पैरेलल का हो, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है, सही है। तो वी स्क्वायर 15 का स्क्वायर ओवर आर अगर हम कर दें तो पी क्यू की जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 हमने निकाली, सही है, प्लस आर पी ऑफ आर जो है वो 12 है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वो 15 का ही होगा, सही। और रेजिस्टेंस इसकी 12, राइट। तो अगर हम इसको निकाल लें तो दिस बिकम 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5, तो दिस इज 150 प्लस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, so this is 18.75, तो 168, तो 170 की हमारे पास पावर आ रही है, ओके जनाब। And determine the ratio of the average rate speed of the current of the charge carrier in P and the average rate speed of the charge carrier in Q. Okay, so I is equals to N Q V D, सही है। अच्छा अच्छा, ए रहेगा, सॉरी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट स्प्लिट हो रहा होगा, सही। सो दिस इज 1.5, सही।
तो करंट स्प्लिट हो रहा होगा, तो तुम आई को जो है ना तुम्हें लाइक केयरफुली लेना होगा। ये तुम पहले निकाल भी सकते हो कि आई कितना आ रहा है, क्योंकि टोटल सर्किट के अंदर जो है अगर तुम रेजिस्टेंस चेक कर लो तो भाई टोटल करंट या 15 वोल्टेज है और डिवाइड बाय 12 करोगे सो विल गेट 1.5, 1.25 का करंट ऊपर जा रहा है। सही है। V इक्वल्स टू आई आर लगा रहा हूँ, सो 15 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो आई ऊपर वाला आ जाएगा। सही है। और 15 डिवाइडेड बाय 1.5, so it's 10 एम्पियर डाउन देयर। सही है। तो दोनों के जो है ना करंट मेरे पास आ गए V इक्वल्स टू आई आर से। सही है। ऑल्दो देखो 3 नंबर दे रहे हैं तो तुम्हें जो है ना वो करंट के मार्क्स देगा, सो तुमने करंट को अलग से निकाल के दिखाना है। सही है। तो V इक्वल्स टू आई आर जब तुम लगा रहे हो तो तुम्हारे पास जो है 15 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू आई। सही है। एंड 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू आई। सही है। इससे मेरे पास आ रहा था करंट 1.875 का, नहीं आ रहा था 1.25 का, सॉरी 1.25 का, और इससे मेरे पास करंट आ रहा था 10 एम्पियर का। सही हो गया। सो करंट मेरे पास आ रहे हैं, सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी और जो एन होता है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज करिए वो सेम होने वाले हैं, क्यू भी सेम होने वाला है, एरिया अलग अलग होंगे। राइट। तो बेसिकली हमारे पास जो है जो रेशियो बनेगा वो ये बन जाएगा आई ऑफ पी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पी। सही है। इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ पी। सही है। क्योंकि एन और क्यू जो है वो सेम है तो उसको कैंसिल आउट कर देना। सही है। डिवाइडेड बाय आई ऑफ क्यू ओवर ए ऑफ क्यू एंड वी दिस। सही है। तो तुम्हें जो है इस पूरी ये पूरी चीज तुम्हें निकालनी है। सही है। तो ये पूरी चीज तुम्हें निकालनी है और इस चीज को तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकल आएगी। सही। सो लिख लेते हैं जरा। अच्छा जी, आई भी हमारे पास आ रहा है, करंट आई पी ने निकाला P12, राइट, P12, ओके। तो आई पी हमने निकाला 1.25। सही है। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सिर्फ डायमीटर दिया हुआ है। ओके। वैसे उसने जो है नेम से सिर्फ रेजिस्टेंस से लगवाई है। अच्छे जनाब। और ये मेरे पास आ रहा है पाई D/2 का होल स्क्वायर, राइट। एंड डिवाइडेड बाय आई क्यू मेरे पास आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय पाई 2D/2 का होल स्क्वायर। ऊपर चीजें दे रखी है, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू VP/VQ। सही हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो इसको इंसान बनाते हैं पहले। तो पाई D²/4। सही। मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया है। सही है। और जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही हो जाएगा पाई D²/10। सही हो गया। अच्छा जनाब, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। सही है। तो हमारे पास बचा 1.25। सही। 1/4 इज 0.25, राइट। एंड मल्टीप्लाई बाय 1/10। सही। बड़ी गंदी गंदी चीज़ें आ रही हैं। तो चलिए लेट्स से कि 1.25 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 1/10, तो 0.5 आ रहा है। परफेक्ट। सही है। लेट्स सी कि क्या बन रहा है इनका। आसान सा क्वेश्चन सॉल्व दो। अच्छा ये देखो, एक नंबर तुम्हें दे रहा है फॉर्मूला का। सही है। सब्स्टिट्यूशन का।
सबसे ये पूरी चीज का जो है ना तुम्हें लाइक 3 नंबर इन सबके मिला मिलू के दे रहे हैं, सही है, हमारी सी बन रही है। शो दैट वाला क्वेश्चन था, शो दैट में आंसर का नंबर नहीं होता है। अच्छा जी, ये भी हमने सही निकाल लिया, ये भी सही निकाल लिया है। अच्छा, तुम्हें फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर दे रहा है, सही है। तो हमने शायद फॉर्मूला नहीं लिखा इसके अंदर, है ना, हमने डायरेक्ट कर दिया। तो इसका ये देखो, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है, तो सही। तो फॉर्मूले में शायद हमारा 1 नंबर कट जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख देना है कि भाई हम यूज कर रहे हैं वी स्क्वायर ओवर आर, सही है, प्लस वी स्क्वायर ओवर आर, राइट। एंड दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, राइट। तो इससे फिर जो है तुम्हारे मार्क्स स्कोर हो जाए, सिक्योर हो जाएंगे, सही। तो वो 1 मार्क कैलकुलेशन का उस पर दे रहे हैं, सही है। अब देखो, ये 2 मार्क कैलकुलेशन के और इसका 1 मार्क आंसर का है, तो इसका मतलब है कि हमने ये चीज परफॉर्म की है, तो 2 मार्क मिल जाएंगे, एक शायद कट जाएगा। अच्छा जी, हमने करंट हमने अलग से निकाल लिया, उसका 1 नंबर में मिला, फिर हमने सही है, बस सही किया हमने, सही है। इसी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। So many candidates were not able to define ohm. Many gave the statement that it was a unit of the resistance or described it as the ratio of the potential difference and the current. देखो, वो इस चीज में मना करता है क्योंकि ये यूनिट, ये क्वांटिटीज के टर्म में आप यूनिट डिफाइन करो, ऐसा नहीं होता, यूनिट को यूनिट के टर्म में डिफाइन करना है, इट इज अ वोल्ट्स पर यूनिट एम्पियर्स, राइट। तो ये इसका ध्यान रखना है। द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट गिव द रिलेशनशिप between the resistance and the resistivity. Very few candidates were able to show the correct ratio between the resistance of P and that of Q. A small number considered the resistance to be proportional to L over D square, which is the diameter, and use this to show the correct value of the resistance of Q. Okay, उन्होंने इस तरह से बोला कि is directly proportional to L over D square, क्योंकि rest of the things are constant, right? तो उन्होंने इसके रेशियो को निकाल के और फिर उसको सॉल्व कर लिया, सही है। दिस क्वेश्चन वाज जनरली वेल आंसर्ड, द एक्सप्रेशन फॉर द पावर वाज वेल नोन। देखो, वो तुम्हें इस चीज पे वो कर रहा है, इनकरेज कर रहे हो। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर ऑफ और द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वाज जनरली कैलकुलेटेड करेक्टली। या तो तुम यानी ये वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो तुम पहले जो है ना ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल सम करके, सही है। और या नेगेटिव रेसिप्रोकल करके उसका तुमने पहले पूरा ओवरऑल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाली, फिर वी इक्वल्स टू वी वी स्क्वायर ओवर आर करके जो है तुम जो है वो पूरा उस सर्किट को सॉल्व कर लो, सही, इस तरह से कर लो, सही है। ये इन्होंने ये इस तरह से उसको कह रहे हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द रेशियो which required the use of new learning outcome. There were a significant number of blank responses for this question. Those candidates who could use the required equation for the drift speed often made error in the manipulation of the relevant equation owing to a poor representation. सही है। तो थोड़ा सा ही जो है ना, कभी कभार ये एट टाइम मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल करना होता है और बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, तो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, सही। तुम्हें इसमें रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सही है, कि जो बड़ा वाला जो वो होता है, फ्रैक्शन का साइन होता है, उसके उससे जो है तुमने रेसिप्रोकेट करना होता है, सही है। बाद बच्चे यहाँ से कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, सही है? तो इस चीज़ को प्लीज ध्यान में रखना, सही हो गया। चलो जनाब, क्या तुम लोग, अच्छा तुमसे ये बोल रहा है कि द apparatus is used to produce a stationary wave on the stretch string as shown in the figure. The frequency of the generator is switched on. Describe the two adjustments that can be made to the apparatus to produce a stationary wave on the string. Yes, तुम क्या क्या दो वो कर सकते हो, किसी के ध्यान में है? लिखना नहीं, मुझे बताना है सिर्फ। यस, अब्दुल्ला आपसे पूछ रहा हूँ, अब्दुल्ला कुछ बता सकते हो इसके बारे में कि क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं? सर सेम नहीं नहीं कोई भी बता दो यार। This string की जो length है, like the distance between the vibrator गुड, and the wheel, should गुड, be गुड। equal to lambda. No, not lambda, but should be adjust, right? Okay. Any other? The frequency should be adjusted to. Good. Length of the string. Any other बच्चों? Frequency तुम कह रहे हो, frequency of
वाइब्रेटर। ओके, इसके अलावा जो है ना, देखो जो मास है ना, ये जो हमने मास जो लगाया हुआ है, स्ट्रिंग को टाइट रखने के लिए लगा हुआ है, राइट। अगर तुम मास हटा दोगे तो स्प्रिंग लूज हो जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से स्टैंडिंग वेव बनेगी नहीं, सही है। सो तुम मास को भी वो कर सकते हो, सही है। मास, सो मासेस, राइट। ये तीन चीजें तुम एडजस्ट कर सकते हो, राइट। डिस्क्राइब द फीचर दैट आर seen on the stretch string that indicate the stationary wave has been formed। नोड्स एंड एंटी नोड्स बन जाएंगे, सही है। नोड्स और एंटी नोड्स आपको दिख रहे होंगे जो वेव होंगी उस पे, तो आपको जो है ना ये पता चल जाएगा, सही है। हम इसको लिख देते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड वेरिंग फ्रॉम मैक्सिमम विच इज एंटी नोड टू जीरो या मिनिमम विच इज नोड, राइट। चलो आगे आ जाओ, बस ये दो पार्ट करते हैं, उसके बाद निपटाते हैं। सो तुमसे कह रहा है कि द वेरिएशन विद द टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल कॉज्ड बाय द प्रोग्रेसिव वेव आर शोन, सही है। द सही है, उसने कहानी बता दी, दो वेव है, आर है और एस है। जरा जल्दी जल्दी देख के मुझे बताओ फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, क्विक। मैं जूम इन करने लगूँ, मुझे बताओ फेज डिफरेंस कितना आ रहा है। फेज सर डिफरेंस 90 निकालने के लिए, सॉरी, 90 डिग्रीज। हैं, देख के पता चल गया, इतनी इतनी तुम अच्छा, हाँ, नेवर माइंड, नेवर माइंड। बेटा निकालना है, हाँ 90 डिग्री में भी आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आ सकता, लेकिन निकालना है, ऐ भी नहीं नाप देना। फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ओवर द वेवलेंथ इनटू 360, हाँ है ना? हाँ जी, मुझे देखने से वैसे 60 लग रहा है, आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं 60 या 30 सर लग रहा 60 है ना, 60 आ रहा है ना। जी सर। अरे क्या बात तुम लोग का आ सर रहे अब 60 क्या, आ रहे हैं? कासिम क्या बोल रहे हो, बोलो प्लीज। मैंने कहा आपने कैसे किए? मैंने सिर्फ देखा, मुझे देख के पता चल गया 60 है ना। मुझे तो ऐसे पता चला। अच्छा देखो, भैया मरियम तुम लोग से हुआ, बताता हूँ कासिम, बताता हूँ, 1 मिनट देना। यस, मरियम और बरीरा। सर फॉर्मूला तो पता है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन विच टू पॉइंट्स आर वी सपोज्ड Allah, टू टेक? any 2 point, but that has to be in the same phase or in the same line. Basically, इस तरह से देखो, लाइक देखो फॉर एग्जांपल। सबसे आसान तरीका ये तो आप दोनों एम्पलीट्यूड से ले लो, सही है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, दोनों क्रस्ट ले लो, बेसिकली दोनों क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या दोनों ट्रफ के बीच का डिफरेंस। लेकिन सबसे आसान ही होता है कि ये वाले 2 पॉइंट ले लो, ये वाले 2 पॉइंट, सही है, या फिर ये वाली 2 पॉइंट ले लो, राइट। समझ पा रही हो। ओके ओके लेकिन ओके ओके। देखो, हमें ना हमारे सिलेबस में जितने भी वेव देते हैं वो कोहेरेंट देते हैं। कोहेरेंट बोले तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी दोनों की वेवलेंथ सेम होती है। तुम वैसे चेक भी कर सकते हो, इसकी आ रही है 0.6 वेवलेंथ, और इसकी आ रही है तकरीबन इसकी भी तकरीबन 0.6 आ रही है, राइट। तो क्योंकि क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से कहीं से ना, अगर तुम देखो तो 0.6 होती है, राइट। तो तुम्हें इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या दोनों की सेम होगी या नहीं होगी, राइट। क्योंकि वो एक नंबर दे रहा है, एक नंबर में इतनी ख्वारी नहीं करेगा। अगर वो ये बोल देता है कि भाई फेज डिफरेंस सेम आएगा डिफरेंट आएगा, देन you have to go on and check कि whether the wavelengths are same or not। अगर वेवलेंथ दोनों की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है दे आर नॉट कोहेरेंट, तो इसका मतलब फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। तो अब तुम देख पा रहे हो, कासिम भाई देखते रहिए यार, मैं ये बताने लगा हूँ। 1 2 3 4 5 0.1 आ गया, सही है। तुम्हें पता है कि एक वेव पूरी जो है वो 0.6 की है, 0.6 की एक वेवलेंथ है, और एक वेवलेंथ का मतलब यानी एक वेव का मतलब है 360 डिग्रीज के अंदर आ रही होगी। एंड 0.1 कॉरस्पॉन्ड्स टू हाउ मच ऑफ द वेव। तो तुमने कहा कि भाई 0.1 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 0.6, राइट। दिस इज द फेज डिफरेंस, राइट। जी समझ गया ना भाई। सर, ये बोलिए। क्रेस्ट टू क्रेस्ट कैसे था? क्रस्ट टू क्रस्ट, ऐसे देख लो। उसमें देखो, उसमें थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो सकता है कि तुम्हें एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये बीच से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब ये आ रहा है जैसे तकरीबन 1 2 3 4, और आधा डब्बा यहाँ का आधा डब्बा वहां का, तो ये 5 हो रहा है, राइट। जी और 5 बॉक्सेस कॉरस्पॉन्ड टू 0.1, दैट इज वाई, राइट। समझ गया भाई, जी समझ। परफेक्ट। 1 मिनट, 60 डिग्रीज आ गया। अच्छा जनाब, इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। इंटेंसिटी का रेशियो बच्चों वाले काम है। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, एम्पलीट्यूड के रेशियो होते हैं, राइट। सो इंटेंसिटी ऑफ आर का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ आर ले लो।
सो 3.2 3.4 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर नहीं लेंगे? एम्पलीट्यूड स्क्वायर लेंगे, ऑब्वियसली बात है। यही कह रही हो, ये नहीं कह रही हो? नहीं, मैं कह रही हूँ यही लेना चाहिए। यस, ऑब्वियसली सही है। सो इंटेंसिटी ऑफ आर डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ एस, निकाल दो बच्चों कितना आ रहा है। 2.32। 2.3, परफेक्ट। 2.32, 2.39 इनका आ रहा है, ओके। वो देख लेना प्लीज। 3.2, 3 सॉरी, ये 3.4 है, सही है। तो ये 2.39 हो जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अजानें शुरू हो गई हैं, तो एक काम करते हैं। नमाज से पहले जो है ना, ये वाला क्वेश्चन तो आसान सा है। ये दो क्वेश्चन तो पहले मैंने तुम लोग से करवाने। सर चेक कर सकते हैं, सॉरी, तो ये जो वर्किंग है आप चेक कर सकते हैं। शेयर करूँ क्या मतलब? कुछ नहीं। व्हाट्सएप पे भेज दूँ? ये लो, हैप्पी। अच्छा, पहले तो आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे, आखिरी वाले क्वेश्चन पे, क्विक। तुम लोग की पार्टिकल फिजिक्स वीक होगी, मुझे पता है। आ जाओ, जल्दी से स्टार्ट करो प्लीज। लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, सबने करना है, जल्दी। सर बीटा प्लस के चार्जेस और वो सब क्या होती है? बीटा प्लस, क्या मतलब? बीटा प्लस पार्टिकल का चार्ज और मास, ब्रो, इज इट द मास सेम इलेक्ट्रॉन एज वो दैट लोग। नॉर्मल बीटा? यस, बट द चार्ज इज पॉजिटिव, उसने दे रखा है। मास इलेक्ट्रॉन वाला होगा, देखो एंटी पार्टिकल है ना बीटा प्लस, तो उसका जो चार्ज होगा वो आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगा। जो एंटी पार्टिकल और पार्टिकल में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पार्टिकल से डिफरेंट होती है, और जो ग्रेविटेशनली जो मास वास होता है वो सेम होती है, राइट? तो जरा इसकी लिखो जल्दी से, 2 मिनट लगाओ। इस क्वेश्चन पे 2 मिनट लगाओ, जल्दी से सॉल्व करके मुझे भेजो सारे, जल्दी क्विक। यहाँ अजान हो रही है, अजान तक मैं ब्रेक कर रहा हूँ, सही है? मैं माइक बंद कर रहा हूँ, अजान के बाद सारा आंसर आना चाहिए, सही है? गाइस कहाँ तक पहुंचे, हो गया है क्वेश्चन, हो गया होगा तुम लोग का, है ना?
बच्चों डन? सर पिक्चर पिक्चर भेजो, ओके। बहीरा अब्दुल्ला तुम लोग कहाँ हो? अबे पूरा करना था, चलो खैर है। Sir, I don't know how to solve अरे part कम A. ऑन मैन। अच्छा अब्दुल्ला, आपका आपको समझ में आ रहा है? यस अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, ओरे भैया, ऐसे लिख दिया पूरा। ओके ओके। बी जीरो न्यूक्लियन नंबर एंड वन प्लस का चार्ज, बी सेवन फास्टर वेलोसिटी। ओए ओए, एक्सपोनेंट 8 कर दी तुमने वेलोसिटी? अच्छा आई थिंक लिखा है। अबे एक्सपोनेंट 8 बना दोगे तो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एक्सपोनेंट 6 होती है यार। ऑल्दो वी डोंट वांट द वेलोसिटीज हियर। और ये अल्फा की एक्सपोनेंट 4 होती है, समझ रहे हो भाई? ओके सर। सही हो, एक्सपोनेंट 8 बनाओगे तो वो बन जाएगा, लाइट बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। अच्छा जी, आज जो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, एक तो ये पहली दफ़ा भी इन्वॉल्व किए, इंक्लूड किए, क्योंकि ये इससे पहले सिलेबस में नहीं था, सही है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल तुम्हारे पास क्या होता है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, राइट। एंड उसके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज 2 पॉजिटिव ई चार्ज। सही। ओवरऑल जो है वो एटम एटम जो न्यूक्लियर न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो चार्ज होता है, राइट। तुम्हें पता है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। और बीटा तुम्हारे पास है, बीटा नेगेटिव, बीटा बीटा पॉजिटिव पार्टिकल जो है तुम्हारे पास। परफेक्ट लिख दिया भाई, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। कासिम आगे आता है तो आगे चल लो प्लीज। सर बी पार्ट नहीं है तो सी कर लिए। ओके, तो बीटा पॉजिटिव में तुम्हारे पास होता है चार्ज हमारे पास होता है प्लस ई का, सही है। एंड मास हमारे पास होता है सेम एज इलेक्ट्रॉन, सेम एज इलेक्ट्रॉन। सही, हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिख रहा है। पहले पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। सो स्टेट द इक्वेशन न्यूक्लियस। ओके, तो देखो प्रोटॉन जो है ना वो एक, ये होता है Sir, प्रोटॉन। can you use a different colored pen? सॉरी, This one's a little light. करता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास हो गया प्रोटॉन, सही है। और प्रोटॉन बना रहा है न्यूट्रॉन, सही है, प्लस एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव एंड अ न्यूट्रिनो। अच्छा, इसने क्या लिखा है कि ऑल पार्टिकल इन द शुड बी शोन इन द नोटेशन दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन। यू डोंट नीड टू राइट द होल थिंग। प्रोटॉन के लिए पी लिख दो, न्यूट्रॉन के लिए एन लिख दो, सही है। और बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो, राइट। तुम्हें तुम्हें ये बात मैंने बताई थी कि जब भी बीटा पार्टिकल है, बीटा पॉजिटिव निकलता है, बीटा पॉजिटिव एंड एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल के साथ एक पार्टिकल निकलना चाहिए, सही है, ताकि जो है ना वो इलेक्ट्रॉन नंबर बैलेंस हो जाए, सही है। ओके जनाब, सही है। स्टेट द कोर कंपोजिशन ऑफ द प्रोटॉन। अप अप डाउन तुम लोग ने लिखा है, अप डाउन डाउन तुम लोग ने लिखा। यूज द क्वार्क मॉडल टू एक्सप्लेन द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, सही है। सो तुम्हें जो है वो 1 प्लस का चार्ज होता है तुम्हारे पास प्रोटॉन पे, तो तुमने कहा कि भाई 2/3, सही है, प्लस 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1, राइट। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया? कोई मसला किसी को? अच्छा देखो, ये पूरी इन्होंने बोला हुआ है। अच्छा, हमने क्या पूरा नहीं पढ़ा?
नोटेशंस पूरी बनानी है ना, तो पूरी नोटेशन बनाने के लिए ये कर देते हैं 1 1 1 1 0 1 0 0, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन 0 होते हैं, सॉरी, ये हो गया सही। चलो बाकी अप अप डाउन है, सही है, ये भी लिख दिया, सही है, वो भी बता दिया, परफेक्ट हो गया। मरियम तो है नहीं, क्या नाम है, बैदा और कासिम, तुम लोग को समझ में आया? जी सर। जी। परफेक्ट।